प्रोवोक रिलेशनशिप में हेल्प नहीं करता, खराबियां कम कर देता है। आपकी जो रिस्पेक्ट है, अगर आप किसी भी ताल्लुक में, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों का ताल्लुक हो या माँ बाप से वाइफ हस्बैंड का ताल्लुक हो, किसी भी रिलेशन में रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो किसी भी कॉस्ट पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो ये जो प्रोवोकेशन है, जब पेरेंट्स प्रोवोक या कोई भी रिश्ते में आप प्रोवोक करना किसको कहते हैं? आपको पता है प्रोवोकेशन किसको कहते हैं? सार्केस्टिक होना, ताना देना, ताना, यानी कोई ऐसी भड़ास निकालने वाली, इश्तियाल अंगेजी जिसको कहते हैं, ये किसी भी रिलेशन में कड़वाहट पैदा करते हैं। अच्छा, पेशेंट्स की पेरेंट्स को यानी फैमिलीज़ को हम मना इसलिए कर रहे होते हैं कि ख़ास कर के आपको प्रोवोक नहीं करना, क्योंकि विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट पेशेंट पहले ही किसी ताक में होता है कि इत्थे मैनू कोई बहाना लभे और मैं नशा करूं। सो एक तो जो उन्होंने करना ही होता है, लेकिन प्रोवोकेशन के नतीजे में फिर वो एक इल्ज़ाम देते हैं कि बिकॉज आपने ये किया है तो अब ये मैंने इस वजह से किया। लेकिन इन प्रिंसिपल इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो ऐसी तल्ख जली कटी बातें सुनाने से सिर्फ आप की भड़ास निकलती है, रिश्ते में कोई फ़ायदा नहीं होता। ये भड़ास जो बनती है वो उससे एक पहले रवैया फैमिली करती है। आप समझ लें कि खाली प्रोवोकेशन जो है वो फैमिली का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली प्रोवोक कर सकती है, इट्स वो इनेबल करती है, तो वो प्रोवोकेशन का समझते हैं कि नाउ वी आर जस्टिफाइड टू डू दैट। ठीक। अच्छा, जब इनेबलिंग कोई पेरेंट करता रहता है, यानी मुआवनत करता रहता है, यानी बेजा नवाजिशें देता रहता है, यानी उसको वो नशे से पैदा होने वाली तकलीफ़ों से बचाता रहता है, तो जब वो इनेबलिंग करता रहता है इस नीयत से कि अब इससे शायद इसको थोड़ा सा एहसास हो जाए, ये जो हम इतना इस पे पैसा लुटा रहे हैं, ये जो हम इसको हर जगह पर सेव कर लेते हैं, तो इसके नतीजे में शायद ये जो है वो नशा छोड़ दे या अपनी ज़िंदगी को संवार ले। तो इसमें हर चीज़, चाहे आप पे वो कोई जुल्म कर रहा है अपनी बीमारी के हाथों मजबूर होकर, और आप फिर भी कहेंगे चल कोई नहीं खैर है, तो नीयत क्या होती है कि हमारे शायद ये करने से ये नशा छोड़ दे। नशा नहीं छूटता बिकॉज वो एक बीमारी है। फिर आप कहते हैं कि इसको तो इज्जत रास नहीं है, अब फिर दूसरा मोड ऑन हो जाता है, फिर आप प्रोवोक करते हैं, फिर इनेबलिंग भी रज के थे, प्रोवोकिंग भी रज के, फिर प्रोवोक करके दोबारा इनेबलिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि वो गिल्ट सा महसूस होता है ना। इट्स अ साइकिल। जब आप प्रोवोक कर लेंगे तो फिर आपका दिल चाहेगा कि अब शान में गुस्ताखी हो गई, तो हमने तो कुछ कह दिया ज़्यादा, तो अब हम अपने लव्ड वन को मनाएं कैसे। और ये बात पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से पता है। उनको पता है कि बाकायदा पेशेंट फैमिलीज को गिल्ट में लेके जाते हैं। सो ये यहाँ इस डायरेक्शन में बात नहीं करनी थी। बात ये करनी है कि जब आपको ट्रीटमेंट, और ये बात पेरेंट्स के लिए भी है, फैमिलीज़ के लिए भी है, अगर कोई ये सिंगल इम्पॉर्टेंट बात समझ ले कि जो बीमारियाँ होती हैं तो उनके बाकायदा इलाज होते हैं और उसकी गाइडलाइन होती हैं, उनके कुछ स्टेप्स होते हैं। आप और मैं अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते कि ये जो इंडोर का इलाज है इसको थोड़ी स्पीड लगा दें, ये जो आउटडोर का इलाज है इसको हाफ कर दें। वी कैंट डू दैट। जो इंडोर के प्रोटोकॉल्स हैं, अगर हमें आपको बार बार ये कहना पड़ेगा कि एंटी काउंसलिंग ना करें तो हम बार बार कहते रहेंगे, गैदरिंग मत करें तो हम बार बार कहते रहेंगे। एंड वी हैव दिस बिलीव कि वन फाइन डे, आज सुबह मेरी 2 पेशेंट से बात हुई तो उन्होंने बहुत ही अच्छे वे में रिसीव किया। जब मैंने उनसे बात की इसी मामले पे, तो हमने उनको कहा कि हमें आपका ताउन चाहिए। मुझे लगता है कि पेशेंट से बात करने से मसला हल हो ही जाता है।
دیکھیں وہاں پر پیشنٹس کو جو بھی ان کی انٹریکشن ہیں وہ سپروائز ہی ہوتی ہیں, اور لیکن یہ بات ان کو بتائی جاتی ہے, یہ بتانا جو ہماری طرف سے ایک پروٹوکول ہے نا وہ یہ ہے, اور بار بار بتانا, اور اس وقت تک بتانا جب تک پیشنٹ کو سمجھ نہیں آ جائے, لیکن اس میں پروووکیشن انداز میں نہیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے یہ بات, اب اس کو کب سمجھ آئے گی, کیا اس کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا آنسر کیا ہے بھلا, مطلب ہے کہ اس کو 11ویں دفعہ بتانی پڑے گی. ٹھیک,